मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम मुग़ल सम्राट अकबर के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि किस प्रकार अकबर राइज करता हुआ एक स्वतंत्र शासक बनता है। मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक बागडोर 1560 के बाद में, बैरम खां और महामना के बाद में अकबर के पास आ जाती है। इसके पश्चात अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने और उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो विभिन्न नीतियों का पालन किया, उसमें हमने अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा की और हमने देखा कि किस प्रकार अकबर की जो धार्मिक नीति, जिसको सुलह कुल की नीति या सबके साथ शांति स्थापित करने की जो नीति है, वह अकबर के साम्राज्य विस्तार और अकबर के साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ये हमने देखा। अकबर की जो उदार धार्मिक नीति थी या अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, उस नीति का प्रभाव ही हमें अकबर की अन्य नीतियों में देखने को मिलता है। आज हम अकबर की राजपूत नीति के विषय में चर्चा करेंगे। उस राजपूत नीति, अकबर की जो राजपूत नीति थी, इससे पूर्व के शासकों या उसके पूर्वजों की पूर्ववर्ती शासकों की जो राजपूत नीति है, वो कोई सुनिश्चित राजपूत नीति नहीं थी। जैसे बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया, चंदेरी के अंदर मेदिनी राय को पराजित किया और इन युद्धों में एक तरह से उन्होंने जिहाद का नारा दिया, लेकिन ये एक राजनीति से प्रेरित था। बाद में उसने अपने लड़के हुमायूं का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से भी किया। तो इस प्रकार बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनिश्चित नीति नहीं थी, राजनीति से प्रेरित नीति थी। और इसके बाद में उसका लड़का जो हुमायूं बना, उसकी नीति भी एक सुनिश्चित नीति नहीं थी राजपूतों के प्रति है। उसे मेवाड़ के जो कर्मावती है, उस जो मेवाड़ की रानी जो कर्मावती है, उस मेवाड़ पर जब बहादुर शाह का जो आक्रमण होता है तो वो हुमायूं से सहायता मांगती है, लेकिन हुमायूं है वो सहायता नहीं दे पाता है। और उसी प्रकार जब मारवाड़ जो मालदेव ने शेरशाह के विरुद्ध है, वो हुमायूं को सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन हुमायूं है वो सहायता लेने में भी असफल रहता है, वो निर्णय का लाभ नहीं उठा पाता है। तो इस प्रकार हुमायूं की राजपूत नीति है वो भी कोई सुनिश्चित नहीं थी। उसके बाद में जो अफगान शासक शेरशाह बनता है, उसकी राजपूतों की प्रति नीति है वो अधीनता में, राजपूतों को अधीनता में लाने की नीति थी। और हमने देखा कि 1544 में किस तरह से गिरी सुमेल का युद्ध होता है और जो शेरशाह है वो एक प्रकार से अब उसके जो मालदेव के जो दो मंत्री जेता और कुंपा को, उसको अपनी ओर किस तरह से धोखे से इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद में अपने अंतिम समय में भी एक तरह से शेरशाह है वो कालिंजर पर विजय कर रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य कि शेरशाह ने राजपूतों की शक्ति का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन वो राजपूतों की शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। और शेरशाह की जो राजपूतों के प्रति जो नीति थी वो एक प्रकार से अधीनता लाने की नीति थी। और इसी का एक जो आगे का चरण जो अकबर, इसके बाद में जो अकबर शासक बनता है, उसने राजपूतों की प्रति है वो एक सुनिश्चित योजना है वो अपनाई। और इसने जो उसके पूर्ववर्ती शासकों ने जो राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की जो नीति अपनाई थी, और उसके कारण से राजपूत राजाओं ने उसका कड़ा प्रतिरोध भी किया था। और तो ऐसी स्थिति में अकबर ने इस चीज़ को समझा और उसने ये समझा कि राजपूत हैं वो अपने शौर्य है, बलिदान है, स्वामी भक्ति है, उसके लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसलिए यदि भारत में साम्राज्य स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में राजपूतों के प्रति उसको एक उदार दृष्टिकोण का और सहयोग की नीति है का अनुसरण करना चाहिए। और इसी का पालन अकबर ने किया और अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारता और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। और राजपूतों के प्रति अकबर के सहयोग और जो उदारता की जो नीति अकबर ने जो अपनाई, उसके पीछे कई कारण थे। क्योंकि
अकबर जब शासक बना तो उस समय भी अफ़गानों की शक्ति का दमन नहीं हो पाया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हुमायूं वापस अकबर की शक्ति को चुनौती दे रहे थे, इसलिए अफ़गानों की शक्ति का दमन करने के लिए राजपूतों का सहयोग है वो आवश्यक था। दूसरी ओर अकबर के समय में मुग़ल अमीर वर्ग है वो भी एक प्रकार से काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। तो मुग़ल अमीर वर्ग है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी अकबर है वो राजपूतों का सहयोग लेना चाहता था। और मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूतों का सहयोग बड़ा आवश्यक था, क्योंकि राजपूत है एक तरह से प्रमुख शक्ति थे राजस्थान की, जो उनकी शक्ति उनके समर्थन के बिना है वो मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व नहीं प्रदान किया जा सकता था। राजपूत है वो अपनी बहादुरी के लिए है, स्वामी भक्ति के लिए और वचनबद्धता के लिए वो प्रसिद्ध माने जाते थे। इन राजपूतों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ थी और उनके पास बड़े बड़े राज्य थे। तो इस कारण से राजपूतों का समर्थन है वो उसके लिए अकबर के लिए ज़रूरी था। और एक तरह से अकबर है वो इनकी विशाल सेना है उसको और उसके जो विशाल साम्राज्य की जो आर्थिक समृद्धि है उसका वो लाभ लेना चाहता था। और अपने शासन का आधार भी वो भारतीय शक्ति पर निर्भर करना चाहता था, न कि विदेशी शक्ति पर। और इसके अलावा अकबर है वो उसकी जो अकबर इन राजपूत राज्यों के को अपने अधीनता में लाने के पीछे उसका उद्देश्य धार्मिक, आर्थिक और सामरिक भी था, क्योंकि जो हज पे जाने वाले जो यात्री थे उनको राजस्थान के मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। और जो उत्तरी भारत का जो समुद्री मार्ग था, जो एक ट्रेड रूट था, वो भी राजस्थान से होकर के गुजरता था। जैसे दक्षिण की ओर जाने के लिए भी राजपूताना का जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, बड़ा सुगम था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर नमक और संगमरमर की प्राप्ति भी मुग़ल साम्राज्य के लिए है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इनको प्राप्त करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए अकबर ने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने राजपूतों के प्रति है वो एक तरह से उनको अधीनता में लाने की जो नीति है वो बनाई। और इस नीति के अंतर्गत उसने जो राजपूत शासक है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिए और उनको आंतरिक प्रशासन के अंदर है वो पूर्ण स्वायत्तता दी कि आप फ्रीडम बिना किसी आंतरिक हस्तक्षेप किए आप अपना शासन चला सकते हैं। इसके अलावा अकबर ने इस राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूत राजाओं को अनेक उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, उन्हें बड़ी बड़ी मनसबें दी। मान सिंह को 7,000 का मनसब, जो उस समय मुग़ल दरबार में सबसे ऊंचा मनसब था। राय सिंह है, भगवंत दास है, उनको 5,000 का मनसब दिया। और जो भगवंत दास है, मान सिंह है, राय सिंह, उनको प्रांतीय गवर्नरों के पदों पर भी नियुक्त किया। तो इस तरह से राजपूतों को प्रसन्न करने के लिए उनको सम्मानपूर्ण स्थान भी उन्होंने दिए, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अकबर ने इस उदार जो राजपूतों के प्रति जो उदारता की नीति और सहयोग की नीति अपनाई, उसमें वैवाहिक संबंध है वो महत्वपूर्ण थे। अकबर ने जो अकबर से पहले भी राजपूत शासकों और मुग़ल शासकों के बीच में है वो वैवाहिक संबंध होते थे, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पे थे। उनमें एक तरह से उनके आपस में संबंध है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, विवाह संबंध जरूर होते थे। लेकिन अकबर के समय में जो राजपूतों के साथ विवाहिक संबंध स्थापित हुए तो इसमें एक तरह से उनको उनके पेरेंट्स को है वो मुग़ल दरबार के अंदर उच्च पदों पर और सम्मानित स्थान वो दिया जाता था। जो वैवाहिक संबंध हुए उस वैवाहिक संबंधों में आमेर के राजा भारमल की पुत्री, जो सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंधों के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो शासक था, आमेर के राजा भारमल था। भारमल ने इसके जो सूबेदार थे वो तंग करते रहते थे, और ऐसी स्थिति के अंदर है वो जब अकबर नागौर दरबार के अंदर डाले हुआ था, तो ऐसी स्थिति के अजमेर जा रहा था, तो उस समय भारमल हाजिर होता है और अपनी लड़की हरकाबाई है, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है, उसका विवाह है वो अकबर से कर देता है। और उसके बाद में इसी जोधाबाई से सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है, उसका जन्म होता है। तो आमेर के शासक भारमल के पुत्र भगवंदास की पुत्री मानबाई है, उसका विवाह भी जहांगीर से किया जाता है, जिससे जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र जो खुसरो जिसको है उसका जन्म होता है। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की लड़की जगत गोसाई का विवाह भी सलीम से होता है, और बाद में खुर्रम का जन्म, जिसको सांझा कहते हैं, उसका जन्म होता है। इस तरह से मुग़लों ने वैवाहिक संबंध है जिसकी परंपरा है वो अकबर ने प्रारंभ की थी। और जैसे मैंने उदार धार्मिक नीति के अंदर हम चर्चा की थी कि इनके साथ उनको अपने धार्मिक क्रियाकलापों को है वो
अपनाने की है, वो करने की है, वो स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो अकबर के समय में जो राजपूत राज्य की जो हम बात करते हैं कि अकबर के समय जो राजपूत राज्य थे, वो कौन कौन से राजपूत राज्य थे और उन्होंने अकबर ने उनके साथ क्या कैसा सलूक किया। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाई उसके अंतर्गत है, उसने जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उनको उसके राज्य वापस लौटा दिए और उनको प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद दिए और प्रशासनिक पदों पर उनको नियुक्त किया। तो इसमें जो उस समय अकबर के समय में जो प्रथम श्रेणी के जो एक तरह से 6 राज्य थे राजपूत राज्य, हालांकि ज़्यादा भी थे लेकिन जो प्रमुख राज्य थे वो 6 थे, जिसमें आमेर है, मेवाड़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, बूंदी, जैसलमेर प्रमुख थे। इनमें कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनको बिना किसी प्रतिरोध के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे आमेर के 1562 में आमेर का शासक भारमल, जिसकी हमने चर्चा की है कि 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी लड़की हरकाबाई है उसका विवाह है वो अकबर से कर दिया, और जिसे मरियम जुमानी की उपाधि है वो अकबर ने दी। और इसके पश्चात अकबर ने 1569 के अंदर है वो प्रारंभिक विरोध के पश्चात है जो बूंदी का जो शासक सुरजन हंडा है उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अकबर को जो सुरजन हांडा ने है वो रणथंभौर का दुर्ग है वो अकबर को सौंप दिया। तो आमेर के बाद में जो दूसरा राज्य था बूंदी था, जिसमें 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात क्या था कि 1570 में अकबर नागौर में दरबार लगाता है, जो जब वो अजमेर की दरगाह के अंदर ज़ियारत करने के लिए जाता है तो अब रास्ते के अंदर है वो नागौर के अंदर रुकता है और वहीं दरबार लगाता है। और इस दरबार के अंदर है वो बीकानेर के राजा कल्याणमल है, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और नागौर में ही जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन ने प्रारंभ में तो नागौर में 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जोधपुर जाने के पश्चात रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। फलस्वरूप अकबर ने रावचंद्र सेन को जोधपुर से निष्कासित कर दिया और राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर बना दिया। बाद में 1581 में रावचंद्र सेन की जब मृत्यु होती है तो उसके बड़े भाई मोटा राजा जो उदय सिंह है, जो राजा उदय सिंह को 1581 में जो मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया जाता है और 1581 में उस उदय सिंह ने वो मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार कर ली। और यही जो रावचंद्र सेन है, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, को जब 1570 में जोधपुर से निकाल दिया तो रावचंद्र सेन सिवाना चले जाते हैं और 1581 में सिवानों को आधार बना करके वो मुगलों के विरुद्ध है वो लड़ते रहते हैं और अपनी लड़की जो जगत गोसाई है उसका विवाह बिसलीम से कर दिया जाता है। तो नागौर में जो जैसलमेर का शासक जब 1570 में नागौर का जो दरबार हुआ उसमें जो क्या कहना चाहिए जो जो, इसके अंदर जो नागौर है उसमें जो क्या कहना चाहिए जैसलमेर का जो शासक हराई भाटी है वो भी अकबर के अधीनता है वो स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार नागौर दरबार के अंदर है वो बीकानेर का शासक कल्याणमल है, जोधपुर का राजा जो मोटा राजा उदय सिंह है, हालांकि नौका दरबार के तो नहीं लेकिन बाद के अंदर है 1581 में अधीनता स्वीकार कर लेता है, रावचंद्र से स्वीकार नहीं करता। बीकानेर का कल्याणमल है वो अधीनता है वो स्वीकार है वो कर लेता है। लेकिन राजस्थान के सभी राजपूत शासकों ने है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसका उस समय अकबर के समय में उदय सिंह है वो मेवाड़ का शासक था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और ऐसी स्थिति में अकबर ने है 1567-68 में है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, परंतु उसके बावजूद भी उदय सिंह है कि जब मृत्यु होती है 1572 तक है तब वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से वो मना कर देता है। जब उदय सिंह है वो अकबर जब आक्रमण करता है तो उदय सिंह है वो अपने 2 सेनापति है उसको चित्तौड़ के दुर्ग का दायित्व सौंप करके है वो खुद पहाड़ों में चला जाता है और उदय सिंह की अनुपस्थिति में अकबर की सेना का कड़ा मुकाबला है उसके 2 सेनापति है वो करते हैं, किंतु अंत में वो लड़ते हुए मारे जाते हैं। और अकबर की वीरता से इतना प्रभावित होता है कि अकबर बाद में इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो एक प्रकार से है वो आगरा के दुर्ग के अंदर है वो स्थापित करता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो उदय सिंह है उसने अपनी मृत्यु तक है वो अकबर की अधीनता वो स्वीकार नहीं की। और उदय सिंह के बाद के अंदर है उदय सिंह की मृत्यु के जो पश्चात है वो एक तरह से महाराणा प्रताप है
वो मेवाड़ का जो जो शासक बनता है, और महाराणा प्रताप है और अकबर के बीच के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप है पहले अकबर के अधीनता स्वीकार कराने के लिए शांति दूत है वो भेजता है। अकबर है वो शिष्टमंडल भेजता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। पहला जो शिष्टमंडल है जलाल खां कोची के नेतृत्व में 1572 में भेजता है, और उसके बाद में दूसरा जो शिष्टमंडल है वो राजा मानसिंह के नेतृत्व में 1573 में भेजता है, और तीसरा राजा भगवंत दास के नेतृत्व में 1573 में भेजता है, और चौथा है वो टोडरमल के नेतृत्व में भेजता है। और मानसिंह की जो मुलाकात है वो महाराणा प्रताप की जो अबुल फजल के अनुसार गोगुंदा में होती है, जबकि मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो कर्नल टोड के अनुसार है वो उदय सागर झील में होती है। और इस समय है वो महाराणा प्रताप वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से वो मना कर देते हैं। जब अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं और चारों शिष्टमंडल है वो असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब शक्ति के बल पर है वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने का वो प्रयास करेंगे। तो इसके फलस्वरूप है वो मान सिंह के नेतृत्व के अंदर मुग़ल सेना और महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध होता है जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान के अंदर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।